स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, समीकरण कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अच्छा यह बताइए आप लोग, समीकरण किसे कहते हैं। तो अगर कोई व्यंजक है, कोई मान लीजिए व्यंजक ए एक्स बी वाई प्लस सी, अगर इसके बराबर में कुछ लिख दें तो इसे कहते हैं हम लोग समीकरण। क्या कहेंगे, समीकरण। अगर व्यंजक के बराबर में कुछ लिख दिया जाए तो उसी को कहेंगे समीकरण। तो अब बताइए यह समीकरण है और समीकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात। द्वि का मतलब होता है दो, आघात मतलब घात। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। अगर लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो। हम लोग सदैव अधिकतम घात ही लेंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। तो देखिए जो द्विघात समीकरण है, इसको पहले एक गणितज्ञ थे जो ग्रीस देश के निवासी थे, उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने ज्यामिति विधि से, किस विधि से, ज्यामिति विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का विधि बताए थे। जो यूक्लिड थे, ये कहाँ के थे, ग्रीक देश के थे। इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग किया। लेकिन इसके बाद एक भारत के गणितज्ञ थे जिनका नाम था, इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ईस्वी 598 से 665 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात समीकरण का हल करने का सूत्र दिया। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह जो रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसको किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इसके बाद श्रीधराचार्य थे, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया। जो सूत्र हमें प्राप्त कैसे होता है, अगर किसी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करें, तो सूत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। आज आप लोग को बेसिकली श्रीधराचार्य का नियम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन आज पढ़ाएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण पहचानना सिखाएंगे, कौन कौन से समीकरण द्विघात है, कौन कौन से द्विघात नहीं है, इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं कि ज्यामिति विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि दिया था, किसने, यूक्लिड ने। इसके बाद भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ईस्वी 598 से 665, मतलब लगभग इसी के बीच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र बताया। इसके बाद श्रीधराचार्य जी ने 1025 में एक सूत्र बताया जो पूर्ण वर्ग करने पर प्राप्त हुआ था। अब देखिए आज हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में कक्षा 10 में जो दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना देख ले ध्यान से। पहले पढ़ेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उसको जांच करेंगे कि यह समीकरण द्विघात है कि नहीं। तो पहला द्विघात समीकरण का जांच पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां 3 होती है। पहला नंबर होता है गुणनखंड विधि। दूसरा विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि, एक और होती है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य। 3 हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कितने विधि पढ़ेंगे, 3। एक है
गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सिद्धाचार्य विधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को जांच कैसे किया था कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कुछ इसके लिए आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं, इसके माध्यम से बता रहे हैं। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण की जांच किस प्रकार करते हैं। अब द्विघात समीकरण के लिए हमें जांच करनी है तो उस समीकरण को हम हल करेंगे, जो दिया रहेगा व्यंजक उससे हल करेंगे। हल करने के बाद यदि उसकी अधिकतम घात, समीकरण की अधिकतम घात 2, तो हम कह सकते हैं वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, जब इसको हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको पहले हल कीजिए। तो देखिए यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले तोड़ेंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2ab तो दूना की 4 x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। देखिए यह इधर प्लस में है और इधर क्या हो जाएगा माइनस, और यह माइनस में इधर है, इधर क्या हो जाएगा प्लस। माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर और 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 6x। अब देखिए ये कितना होगा 4 1 5 3 8 बराबर 0। तो बताइए इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। जब इसको हल किए हैं तो समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए इसे कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसको हल कीजिए तो इसमें केवल गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। यक्स का जब गुणा करेंगे, इस कोष्टक के बाहर क्या है यक्स, तो इस यक्स का इसके अंदर गुणा करेंगे। जब यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, अब प्लस आगे क्या है प्लस। जब यक्स गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा यक्स प्लस 8 बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी करना है गुणा, क्या करना है गुणा। इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, तो दोनों पदों में से पहले एक को उठाएंगे और किसको ले लेंगे, मान लीजिए यक्स को ले लिया हमने। तो यक्स गुणा इन दोनों में करेंगे, तो जब यक्स गुणा यक्स में करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर, और जब यक्स गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2x। लेकिन देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होता है माइनस। अब इसका गुणा हो गया। अब 2 का जो दूसरा पद इसका गुणा दोनों में करेंगे, तो 2 का गुणा जब x में करेंगे क्या आएगा 2x, और जब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। लेकिन इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है माइनस। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 8 बराबर, देखिए 2x कट गया। अब इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर आप प्लस 4 बराबर 0। अब ध्यान सुनिए, यह यक्स स्क्वायर प्लस में है और यह माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा यक्स 8 4 12 बराबर 0। अब बताइए इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 1 है। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको हल कीजिए आप लोग। इसमें भी क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। यक्स गुणा जब 2x में करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा माइनस 3x बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए 2x स्क्वायर में से यक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2। घात देखने के लिए चर राशियों का देखते हैं, चर राशियों की घात देखते हैं। जो हमारा समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए इसमें a
बी और सी, ये अचर राशियां हैं। क्या हैं? अचर राशियां होती हैं। और जो यक्ष है यह क्या है? चर राशि। क्या है? चर राशि। अचर का मतलब इनका मान फिक्स रहता है, ये बदलता बदलता नहीं है। बदलता नहीं मतलब आ गया मान लीजिए दो, तो दो कभी नहीं बदलता है, दो दो ही रहता है। अगर आ गया तीन, तो तीन कभी बदलता नहीं है, वो तीन तीन ही रहता है। तो उन्हें कहते हैं अचर राशियां। अचर राशि का मतलब कि यक्स वाई कुछ भी ले लीजिए। तो आप लोग जब समीकरण हल करेंगे तो कभी यक्स का मान एक आता है, कभी दो आता है, कभी तीन आता है, कभी चार आता है। इसलिए इसे कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। और द्विघात समीकरण की एक खास बात यह भी होती है कि जो ए का मान होता है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो यक्स स्क्वायर का गुणांक कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि यक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर यक्स स्क्वायर गुणांक शून्य हो गया वह क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया? शून्य। तो यक्स स्क्वायर का जब गुणांक शून्य हो गया इसका मतलब यक्स स्क्वायर गायब हो गया। और जब यक्स स्क्वायर गायब हो गया इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? दो, इसलिए द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार अब इसे चेक करेंगे। देखिए जब इसको हल करेंगे तो एक सूत्र आप लोग लिख लीजिए। आप लोग को तो इसे पता होगा कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप लोग याद किए होंगे a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो यही आएगा। आप लोग इसे याद रखिए। अब इसी सूत्र पर इस सवाल को क्या करेंगे? हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए तो यक्स पर 3 घात प्लस 3 पर 3 घात प्लस 3a² का मतलब यक्स स्क्वायर गुणे बी का मतलब 3 प्लस 3a का मतलब यक्स और गुणे b² का मतलब 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे। अब बराबर में क्या है? यक्स पर 4 घात माइनस 4। तो यक्स पर 3 घात 3 लिखे 9 3 27 और 3 लिखे 9 यक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखे 9 3 लिखे 9 3 27 यक्स, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस यक्स पर 4 घात माइनस 4 बराबर 0। देखिए सजाएंगे तो यक्स पर माइनस यक्स पर 4 घात प्लस यक्स पर 3 घात प्लस 9 यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स, फिर कितना है? प्लस 27 माइनस 4 बराबर 0। तो आप अनुमान लगाइए कि जब ये समीकरण को बनाएंगे इसमें अधिकतम घात कितनी आएगी? 4। अधिकतम घात कितनी आएगी? 4। तो द्विघात समीकरण घात ज्ञात करने के लिए उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, देखिए इसमें चर राशि की 2 घात है, 1 घात है, 4 घात है, 1 घात है, 0 घात है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जो यह समीकरण है इसकी हम लोग घात कितना लेंगे? अधिकतम लेते हैं। अधिकतम घात कितनी है? 4। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार आप लोग जांच कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए अगला उदाहरण देखिए उदाहरण नंबर पहला। उदाहरण नंबर पहला क्या है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है। पहला चैप्टर में क्या करना है? केवल द्विघात समीकरण बनाना है। इसको हल करना नहीं है, हमें केवल और केवल द्विघात समीकरण को बनाना है।
केवल द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है। सीखेंगे बनाना, किस प्रकार बनाएंगे। तो जान और जीवंती दो लोग हैं, उनके पास मतलब जान के पास कुछ कंचे हैं और कुछ कंचे जीवंती के पास हैं, और जब दोनों को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 45। और जान और जीवंती 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। खोते मतलब या तो फेंक देंगे, या तो हरवा देंगे, या तो मतलब कुछ कर देंगे, मतलब 5-5 कंचे क्या कर देंगे, कम कर देंगे अपने में से। तो उनके कंचों का जो गुणनफल है वो कितना, 124। तो हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। अब बताइए, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, मान लीजिए एक आर है और एक यश है, दोनों का पैसा मिलाकर 500 है। दोनों का पैसा मिलाकर कितना है, 500। एक आर है एक यश है, दोनों का पैसा अगर मिलाएं तो कितना है, 500। अगर जो 500 है तो बताइए यदि हम कह दें कि यश के पास 200 है, कितना है, 200, तो बताइए आर के पास पैसा कितना होगा, कितना होगा, 300। और कैसे निकलेगा, कुल पैसा में से आर का पैसा निकाल दीजिए, तो किसके पास यश का पैसा निकाल दीजिए, तो किसका बचा, आर का। इसका मतलब कि मान लीजिए मैं और तुम्हारे पास 10 रुपया है, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 2 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 8। इसका मतलब मेरे पैसे में से आपको घटा देंगे। उसी प्रकार जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अगर हम मान लें कि जान के पास यक्ष रुपया है, यक्ष कंचे थे, जान के पास यक्ष कंचे थे, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस यक्ष। तो और बेसिकली जो होता है, जो अंत में जिसे ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लीजिए हल करेंगे, देखिए माना जान के पास प्रारंभ में यक्ष कंचे थे। अब बताइए जब जान के पास यक्ष कंचे थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, और जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, पूरा कंचा में से इसका कंचा घटा दीजिए, जीवंती का बच जाएगा। तो 45 माइनस यक्ष, 45 माइनस यक्ष कंचे थे। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब यक्ष में से 5 कंचा यक्ष खो देता है, अब 45 माइनस यक्ष में से 5 कंचा यक्ष खो देती है। बताइए यदि हमारे पास 10 कंचे हैं, उसमें से 5 कंचे खो दिए, इसका मतलब कितना होगा, 10 माइनस 5। मान लीजिए मेरे पास 15 कंचे, उसमें से 2 कंचा खो दिया, कितना जाएगा, 15 माइनस 2। अब देखिए 5-5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचे कितना आ जाएंगे, यक्ष माइनस 5। 5 कंचा खो दिया, मतलब इसमें 5 का हो गए, कम हो गए। अब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे कितना आ जाएगा, 45 माइनस यक्ष कंचे इसके पास पहले थे, जीवंती के पास कंचे कितने थे, 45 माइनस यक्ष। 5 कंचा खो दे, मतलब 5 का करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 40 माइनस यक्ष कंचे, 40 माइनस यक्ष कंचे। तो 5 कंचे खोने के बाद जान के पास इतना कंचा बचा, अब 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास इतना कंचा बचा। तो वो क्या बोला, 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास बचे कंचों की संख्या गुणनफल। इसका मतलब जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल कितना, 124। तो अब बताइए जान के पास इतना कंचा बचा है और जीवंती के पास इतना, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इनका गुणा। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों कंचों का गुणनफल। तो 40 माइनस यक्ष
एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 बराबर कितना, 124। इन दोनों का गुणनफल कितना, 124। अब गुणा कर दिए, जब 40, देखिए इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, इसमें पहला पद उठाइए और दोनों में गुणा कीजिए। जब 40 गुणा करेंगे एक्स में कितना आएगा, 40 एक्स, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4 5 20, 200। अब इसका गुणा दोनों में हो गया, अब इसको उठाइए दोनों गुणा कर दीजिए। तो जब माइनस यक्स गुणा जब यक्स में करेंगे कितना आएगा, माइनस यक्स स्क्वायर। जब माइनस का यक्स का गुणा यक्स में करेंगे कितना जाएगा, यक्स स्क्वायर। और जब माइनस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 5 यक्स बराबर 124। अब इसको हल कीजिए आप लोग। देखिए बड़ घात वाला को हमेशा लिखते हैं पहले, बड़ घात वाले को हमेशा कहाँ लिखेंगे, पहले। तो यक्स स्क्वायर आई, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस माइनस। इसके बाद 40 यक्स, फिर 5 यक्स माइनस 200, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 125 बराबर 0। तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स। अब बताइए 4 यक्स और 5 यक्स कितना हो जाएगा, 9 यक्स। 4 यक्स और 5 यक्स कितना हो जाएगा, 9 यक्स। और 200 और 124 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं जुटेगा, तो 325। 100 दिया 24, कितना दिया है 24, तो हो जाएगा 324 बराबर 0। लेकिन अधिकतम देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड फार्म होता है हम लोग का, उसमें यक्स स्क्वायर सदैव प्लस में रहता है, लेकिन आप माइनस है तो माइनस सब में काम मान लीजिए, माइनस काम मान लेके उस साइड भेज देंगे तो बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स प्लस 324 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण बन चुका है। तो हमें केवल द्विघात समीकरण ही बनाना था। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इसका मतलब कि जान के पास और जीवंती के पास कुछ कंचे हैं, जब उन्हें मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 45। तो आगे बोला है दोनों 5-5 कंचे खोते हैं। इसका मतलब कि 5 कंचा जीवंती का खत्म हो चुका है, खो दिए, और 5 कंचा जान ने खो दिया है। अब दोनों का जो गुणनफल है कितना, 124। तो इन्हें हमें जब द्विघात समीकरण बनाना है, अब पूछा भी है कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लीजिए कि जान के पास प्रारंभ में यक्स कंचे थे, तो पूरा कंचा दोनों को मिलाकर 45 है, और जान का कितना हो गया, यक्स। जीवंती कितना हो जाएगा, 45 माइनस यक्स। इसी में और तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, दोनों लोग का पैसा मिलाकर कितना है, 10 रुपया। यदि मेरा पैसा कल 3 रुपया है तो आप कितना हो जाएगा, 7 रुपया। कैसे आया, 10 में से घटाने पर। इसका मतलब जो कुल पैसा है उसमें से किसी एक का पैसा घटा दें, दूसरे लोग का पैसा निकल जाएगा। उसी प्रकार माना जान के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे, यक्स कंचे। तो जब जान के पास यक्स कंचे थे, तो जीवंती का जब पैसा निकालना है तो 45 क्या करेंगे, यक्स को जान के पैसे को घटा देंगे, अर्थात जान के कंचे को घटा देंगे। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस यक्स। अब आगे बोला है 5-5 कंचा खो देने पर। तो 5 कंचा जब खोएगा तो इसके पास बचेगा यक्स माइनस 5, और इसके पास बचा 40 माइनस यक्स। अब फिर कहा कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल किए हैं तो कितना है, इतना। ये द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए आप लोग इसको हल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 जो है, इसको भी हमें हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है, केवल और केवल द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बोला है प्रश्न, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। किसी दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपये थी। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कुटीर उद्योग है जो खिलौने निर्मित करता है, और आगे बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक
प्रत्येक का मतलब होता है एक, एक खिलौने का जो मूल्य है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, 55 में से घटाने पर। अगर उसने बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक का मतलब कि एक खिलौने का मूल्य निकालना है। तो एक खिलौने का मूल्य कैसे निकालेंगे, 55 में से कुछ घटाने पर। बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या घटाने पर आता है। अर्थात एक खिलौने का जो मूल्य है उसको निकालने के लिए, उसका मान ज्ञात करने के लिए 55 में से कुछ न कुछ घटाएंगे। लेकिन क्या घटाएंगे, देखिए 55 में से कुछ न कुछ घटाएंगे तो वह क्या मिलेगा, हमें एक खिलौने का मूल्य मिलेगा। अब क्या घटाएंगे, तो देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, हमें क्या घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। बोला है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है, 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है। लेकिन क्या घटाने को बोला है, बोला है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अर्थात हम 55 में से घटा लें कि एक दिन में जितना बर्तन निर्माण हो रहा है, जितना खिलौना निर्माण कर रहे हैं, उसको यदि 55 में से घटा लें, 55 में से घटा लें तो हमें एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। एक बार इसको गौर से आप लोग पढ़िए तभी समझ में आएगा कि बोला क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। और ये अभी बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब निकालने का विधि आगे दिया है कि एक खिलौने का यदि आपको मूल्य ज्ञात करना है तो 55 में से घटा लीजिए, 55 में से घटा लीजिए। अब क्या घटाएंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अब आगे देखिए क्या बोला है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। मतलब किसी दिन जो खिलौने बनाने में जो लागत लगती है कितना है, 750 रुपये है। तो किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 थी। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी पूछा है, बोला है कि उस दिन का मतलब एक दिन, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही काम है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाना है। यहाँ पूछा भी है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, और जब उसी को मानेंगे तो 55 में से घटा लेंगे तो सूत्र में प्राप्त हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, पूछा भी यही है कि उस दिन का मतलब कि एक दिन का, निश्चित किया कि उस दिन का मतलब किसी एक दिन का, कि किसी एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इसको हम मान लें तो मान लीजिए हॉल में देखिए ध्यान से आप लोग, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। कितना है, यक्स। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है, और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यदि 55 में से घटा दें तो क्या मिल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 माइनस यक्स। अगर 55 में से हम एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटा लें तो एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। देख कितना आसान हो गया। अब आगे बोला है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। किसी दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 750। अब बताइए कि पूरे खिलौने कितने हैं, यक्स। एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया है, एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया है। से हम कह दें कि पूरे खिलौने हैं 10, एक खिलौने का मूल्य 2 रुपया है। मान लीजिए कि पूरे खिलौने कितना है, 10, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 2 रुपया। कितना है, 2 रुपया। तो बताइए जब गुणा करेंगे तब सभी खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। जब गुणा करेंगे
तो सभी खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2 बराबर 20 रुपया। इसका मतलब कि एक खिलौने का मूल्य 2 रुपया, 10 खिलौना खरीदेंगे कितना हो जाएगा, 20 रुपया। उसी तरह आप लोग ध्यान देखिए कि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है। अब पूरे खिलौने कितने हैं, यक्स, तो कुल बर्तनों या कुल खिलौने का निर्माण कितना आ जाएगा, गुणा कर कुल यदि खिलौने का हमें निर्माण लागत निकालनी है तो एक खिलौने का मूल्य में सभी खिलौने का कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की लागत कितना दिया, 750। एक दिन में निर्माण किए कुल खिलौनों की लागत कितना है, 750। अगर हमें बताइए एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है, और इसमें से गुणा कर दें सभी खिलौनों से तो प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए यक्स गुणे 55 माइनस यक्स बराबर 750। यह पूरा लागत दिया है और ये हम लोग अपने से निकाले हैं, क्योंकि एक दिन में निर्माण किए गए सभी खिलौने कितने माने हैं, यक्स। एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस यक्स। यदि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, 10 कलम का मूल्य कितना होगा, गुणा करके निकालेंगे। उसी प्रकार एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस यक्स, और सभी खिलौने कितना है, यक्स। जब दोनों गुणा करेंगे तो 750 का होगा बराबर। अब गुणा कर लीजिए आप लोग, जब यक्स से गुणा करेंगे 55 में कितना आएगा, 55 यक्स, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखिए इधर माइनस इधर जाकर आ जाएगा प्लस, इधर जीरो बचेगा, इधर जाकर आ जाएगा प्लस, यक्स स्क्वायर इधर प्लस है उस साइड जाकर माइनस, अब प्लस 750। अब इसको इस साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लिखिए या इधर लिखिए, यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0, यही है। तो एक बार और ध्यान दीजिए, बोला है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक कुटीर उद्योग है वह कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। और बोला है कि एक खिलौने का जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने प्राप्त होता है। तो 55 में से क्या घटाएंगे, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या। एक खिलौने का मूल्य निकल गया। अब आगे बोला है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसे मानना ही पड़ेगा। तो मान लिया है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है, अगर उसको 55 में से घटा दें तो एक दिन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आइए अभी बोला है कि कुल लागत कितना है, 750, मतलब एक दिन में जितना खिलौना निर्मित करता है उसकी कुल लागत कितना है, 750। तो बताइए एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है, और सभी खिलौने कितना है, यक्स। जब दोनों का गुणा करेंगे तो कुल लागत का हो जाएगा बराबर। तो यह अंतिम उदाहरण था आप लोग के एनसीईआरटी का, इसलिए अगले अध्याय में आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे 4.1। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।